आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास में हम मनुष्यों में पोषण के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने ये जाना कि जैव प्रक्रम किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम होता है पोषण, किस प्रकार से पेड़ पौधों में होता है। और अब मनुष्यों में किस प्रकार से पोषण होता है ये हम जानने वाले हैं। पोषण अर्थात डाइजेशन या न्यूट्रिशन लेना। तो मानव में क्या होता है, एक पाचन तंत्र होता है। हमने जाना कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें एक ही कोशिका होती है, वही सारे काम करती है। पर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलके पूरा का पूरा जीव बनाते हैं। और ये सारे तंत्र जो होते हैं, जो अंग होते हैं, यही सारे क्या कर रहे होते हैं, यही हमारे इन जैव प्रक्रम को चला रहे होते हैं। तो हमारे जो मानव में डाइजेशन का काम होता है वो पाचन तंत्र द्वारा होता है। पाचन हमारा पाचन तंत्र करता है। इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। जुबान होती है, मुंह होता है, ग्रसिका यानी एसोफेगस, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है। ये आमाशय यानी पेट यानी स्टमक होता है। ये क्षुद्रांत्र दिख रहा होगा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये बृहदांत्र दिख रहा होगा, ये कोलोन है। ये गुदाद्वार है, ये परिशिष्टि है, ये अग्राशय है, ये पित्तनल है, ये यकृत है और ये पित्ताशय है जो कि पित्त का भंडारण करता है। हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले लेकिन हमें मुख गुहा यानी बकल कैविटी के बारे में जानना आवश्यक है। तो मुंह जो होता है यानी मुख गुहा, ये हमारे दांतों द्वारा भोजन को हमारे दांतों द्वारा भोजन को कुचला जाता है इसके अंदर मुंह में। और फिर ये ऐसे कण उत्पन्न करता है जो छोटे और समान बनावट के होते हैं। तो हमारे जो मुंह में दांत होते हैं उसका क्या काम होता है, उसका ये काम होता है कि भोजन को कुचलना और ऐसे कण उत्पन्न करना जो छोटे और समान बनावट के हो, ताकि अंदर आसानी से वो उनका पाचन हो सके। अब लार आपने देखी होगी। लार जब भी हमें कोई अच्छी सी चीज दिखने को खाने को मिलती है, जैसे पनीर या फिर बिरयानी या फिर कोई पिज्जा, तो हमारी लार टपकने लगती है। लार का क्या काम होता है, ये भी हमारे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो नरम आहार नाल होती है यानी सॉफ्ट एलिमेंट्री कैनाल, तो इसकी रक्षा के लिए लार द्वारा भोजन को गीला किया जाता है। लार में एंजाइम लार एमिलेस होता है। क्या होता है, लार एमिलेस एंजाइम होता है। ये मन जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। अर्थात जो जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सिंपल शर्करा में ये डिवाइड छोटा छोटा कर देता है ना। तो लार का यही काम होता है और इससे हमें खाने का स्वाद आता है, टेस्टी लगता है, हमें अच्छा लगता है। तो अपने आप लार क्यों आती है, ताकि हम उसे खाएं। तो लार आने का यही मतलब लार का यही एक वो होता है बहुत महत्वपूर्ण कार्य, कि वो हमारी जो सॉफ्ट एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो अंदर जाएगा हमारा खाना, उसके लिए वो उसको नरम, उसको गीला, उसको ऐसा कर देता है ताकि अंदर वो कड़क सा ना हो उसको। क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बहुत नरम होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, वो उसको लग ना जाए खाने से, इसलिए उसको गीला करना आवश्यक होता है। अब तीसरा क्या होता है, जिवा, आपकी जीभ। तो भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिवा, जो कि मस्कुलर जो टंग होती है, वो भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है। तो जिवा का यही काम होता है, इधर उधर हमारे मुंह में लेके जा रहे होते हो खाने को और उसमें उसको पूरी तरीके से लार में उसको मिक्स कर देती है। तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जिवा है, जुबान, ये है मुंह यानी मुख गुहा हमारी, है ना, और ये है ग्रसिका और यहाँ पे ही लार आती है। और ये ग्रसिका और इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब मानव पाचन तंत्र के और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक तो आहार नली यानी लाइनिंग ऑफ कैनाल होता है। तो आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरे भोजन नली में होती है। तो पूरी भोजन नली में ये क्रमाकुंचित गति होती है। तो आहार नली होती है, लाइनिंग ऑफ कैनाल। फिर एसोफेगस। एसोफेगस यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रहा था, आपने उस चित्र में देखा होगा ना, नीचे तक पेट तक।
उसे एसोफेगस कहते हैं। और ये हमारी विंड पाइप यानी जो नाक से जा रही होती है लंग्स तक, उससे भी जुड़ा होता है। तो मुंह से तभी कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पानी पी रहे होते हैं तो अचानक से ऐसे खांसा लगता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे विंड पाइप में गलती से चला जाता है। तो जो एसोफेगस होता है वो हमारे पेट में लेके जाता है खाना मुंह से। तो मुंह से आमावश तक भोजन ग्रसिका या एसोफेगस द्वारा लेके जाया जाता है। तो भोजन ग्रसिका भी कहते हैं इसे, या एसोफेगस। तो ये लेके जाता है। अब स्टमक यानी कि हमारा पेट यानी आमाशय, ये क्या करता है? ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है। तो जो हमारा पाचन कार्य होता है, हमारा आमाशय है, वहां पे बहुत ऐसे जठर ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा ये संपन्न होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेमा का स्रावन करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोटीन्स और इन सब को डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करता है और ये इन्फेक्शन से भी बचाता है। कोई भी अगर हानिकारक चीज अगर हमारे पेट में घुस जाएगी तो ये हमें उससे बचाएगा, क्योंकि ये उसका नाश कर देगा। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, ये होती बहुत खतरनाक है। एसिड ही है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो खासकर बहुत ही खतरनाक होता है। और हमारे पेट में ये कैसे होता है? ये बहुत हैरानी की बात है कि इतना खतरनाक सी चीज हमारे पेट में होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारा पेट की जो संरचना है वो इस प्रकार से है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को बिल्कुल भी हानि और नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन हाँ, ये हमें दूसरी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है उससे जरूर बचाता है। तो सामान्य परिस्थितियों में श्लेमा यानी म्यूकस आमाशय के आंतरिक आस्तर की अल्म से रक्षा करता है। तो ये जो हमारा म्यूकस होता है पेट के अंदर, वो हमारा इस प्रकार का होता है कि वो ये जो एसिड है उसको हमें हानि नहीं पहुंचाने देता है। अब चौथा हम जानेंगे अवरोधिनी पेशी के बारे में, यानी स्फिंक्टर मसल। आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। ये अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से जुबान में हम खाना खाते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है यानी पाचन, वो हमारे मुंह में शुरू हो जाता है। मुंह में हमारे ऐसे कुछ वो एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा जो होता है वो अंदर ही अंदर, हमारा जो लार होती है वो सब वहीं पे हमारा पाचन शुरू कर देता है। फिर वो अंदर जाता है एसोफेगस में, फिर पेट में जाता है, फिर पेट से अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र में जाएगा। और वो किस द्वारा जाता है? अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होके जाता है ना। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्षुद्रांत्र होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और ये क्या होता है? मुंह से गुदा द्वार तक का पूरा मार्ग है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो जो क्षुद्रांत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पे हमारे जो सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, यहाँ पे ही पूर्ण रूप से पाचन होता है इनका। हमारे पेट में तो जो खाना होता है वो कुछ घंटों तक बैठा रहता है और वहां पे उसका पाचन हो रहा होता है। उसके अंदर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर कुछ अंदर गलत सी चीज चली जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उससे वो बचाता है। और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद थोड़ा जो उसका पाचन होता है उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां उसका मुख्य पाचन होता है। यहीं पे सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यहीं पे पूर्ण रूप से पाचन होता है उनका। तो क्या होता है यहाँ पे, किस प्रकार से इनका पाचन होता है, अब हम ये जानेंगे। अब जो आमाशय से भोजन आ रहा होता है वो एसिडिक यानी अम्लीय होता है। तो अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय यानी एल्केलाइन बनाने की जरूरत है। यानी अम्लीय को जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, तो वहाँ अम्ल होता है, तो अम्लीय खाना होता है, उसे क्षारीय यानी एल्केलाइन बनाया जाता है। और जो क्षुद्रांत्र होता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। तो वो जो बड़ी गोलिकाएं का रूप होता है ना, उस पे एंजाइम काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस पे एंजाइम भी काम नहीं कर पाता है। तो
उसको छोटी गोलिकाओं में खंडित करने की आवश्यकता होती है, और ये छोटी गोलिकाओं में खंडित उसे कौन करता है? पित्त लवण। तो पित्त लवण क्या करता है? उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब जो अग्नाशय होता है वो क्या करता है? वो अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है, यानी उसको निकालता है और उसे रिलीज करता है। उससे क्या होता है? जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इसके अलावा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम भी होता है। तो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है? पहला तो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और वसा, कौन सी वाली वसा? इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइपेज एंजाइम। तो ये दो एंजाइम होते हैं, कहाँ से आ रहे होते हैं? अग्नाशयिक रस से। और अग्नाशयिक रस कहाँ से आता है? अग्नाशय से। अब ये अग्नाशय रस कहाँ से आता है? अग्नाशय से। और ये अग्नाशय आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पे होता है अग्नाशय, है ना? ये होता है अग्नाशय। इसको इंग्लिश में हम पैंक्रियाज भी कहते हैं, है ना? और बाइल जूस कहाँ से आता है? बाइल जूस आता है यहाँ लिवर से, यानी यकृत से। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं, ये यकृत दिख रहा होगा, जिसे हम बाइल जूस को क्या और कहते हैं? पित्त रस। तो यहाँ कहाँ से निकल रहा होता है? ये यकृत दिख रहा है यहाँ से, और ये पैंक्रियाज से क्या हो रहा है? यानी अग्नाशय से क्या आ रहा है? बताइए। अग्नाशयिक रस। अग्नाशयिक रस, है ना? तो इन दोनों का आपने अब महत्व जान लिया, ये पाचन में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम आंत्ररस यानी इंटेस्टाइनल जूस के बारे में भी जानेंगे। तो आंत्ररस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। ये आंत्ररस यानी इंस्टेंटाइनल जूस ये अंत में कर देते हैं। तो जो क्षुद्रांत्र होता है उसके आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं, जिन्हें दीर्घद्रोम यानी वाइली कहते हैं, और ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती इतनी बड़ी है, और उसमें इतनी बड़ी वो क्यों होती है? ताकि हमारा पाचन अच्छे से हो। इसके अलावा भी उसमें पाचन अच्छे से हो, इसलिए अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं उसमें, जिसे वाइली कहते हैं, और वो उसका और क्षेत्रफल बढ़ा रहा होता है। मतलब इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसका नाम वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये होती कितनी लंबी होती है। तो उसमें इसका क्षेत्रफल वाइली नाम के दीर्घद्रोम अंगुली जैसे जो होते हैं, ये उसका और क्षेत्रफल उसको और एक तरह से वो दे रहे होते हैं सरफेस, जिससे वो और डाइजेशन हो सके अंदर के अंदर। तो अब जो हमने अभी तक पढ़ा उसको चित्र रूप में देख लीजिए कि किस प्रकार से जो वसा है, पित्त यकृत यानी लिवर से जो बाइल जूस निकलता है वो क्या करता है, यहाँ पे इसको छोटी गोलिकाएं जो होती हैं में परिवर्तित कर देता है बड़ी गोलिकाओं को, है ना? और फिर क्या होता है, जो लाइपेज अग्नाशय से जो निकलता है अग्नाशयिक रस, वो उसे फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अब प्रोटीन को देखिए, प्रोटीन जो है पैंक्रियास में से जो ट्रिप्सिन निकलता है वो, और इंटेस्टाइनल जूस जो होता है ये उसे अमीनो एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस उनमें भी आके उन्हें ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे ये सारे काम हो रहे होते हैं, और इस प्रकार से बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे पाचन तंत्र का। अब हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि बृहदांत्र के बारे में। तो बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसमें क्या होता है, बिना पचा भोजन वहां भेज दिया जाता है, जहां दीर्घद्रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो दीर्घद्रोम के बारे में हमने पढ़ा था वाइली,
वो इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो भी उसकी चीजें होती है ना वो उनको आगे भेज देते हैं। तो बचा कुचा खाना, बचा जो भी भोजन होता है उसमें से सारी अच्छी चीजें तो पहले ही स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल चुकी होती हैं, चली जाती हैं, लेकिन कुछ जो बचा होता है उसमें से जो पानी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो दीर्घद्रोम होते हैं वो पानी को ले लेते हैं और फिर उसे आगे भेज देते हैं। उस भोजन में अब कुछ भी नहीं बचा होता है, कोई पोषण, कोई न्यूट्रिटिव चीज नहीं बची होती है और सिर्फ बाय प्रोडक्ट वेस्ट होता है वो। तो फिर उसका क्या होता है वेस्ट का, गुदा द्वार यानी एनस जो होता है वहां से वो फिर निकाल दिया जाता है। तो अन्य पदार्थ गुदा द्वार शरीर के बाहर कर दिए जाते हैं, शरीर के बाहर से मतलब बाहर निकाल दिए जाते हैं वो। फिर गुदा अवरोधिनी क्या होता है, एनस स्फिंक्टर, ये वर्ज्य पदार्थ का विक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात ये जो निकल रहा होता है बाहर, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको कौन नियंत्रित करता है, उसे गुदा अवरोधिनी उसे नियंत्रित कर रहा होता है कि ये अच्छे से सही प्रकार से बाहर निकाल दिया जाए। तो अब हम कुछ आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप इसके बारे में सोचिए जरा। दंत क्षरण क्या होता है? हमको ऐसे बोला जाता है ना कि ब्रश करके सोना चाहिए, सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। ब्रश क्यों करना चाहिए? बिना ब्रश करके ही सो जाए? हाँ, ये तो है कि अगर ब्रश नहीं करेंगे तो हमारा मुंह से बदबू आएगी, गंदगी मचेगी, लेकिन क्यों ऐसा होगा? क्यों हमारे दांत खराब होने की क्यों होती है संभावना? ऐसे क्यों बोलते हैं ब्रश नहीं करेंगे तो दांत ही खराब हो जाएंगे? दंत क्षरण क्यों होता है? दंत क्षय क्यों होता है? तो दंत क्षरण क्या होता है? ये बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एसिड के कारण दांतों की टूटने की प्रक्रिया है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड बनाते हैं और वो उनसे दांत टूटने लगते हैं, यानी कि दांत के अंदर ब्रेक डाउन होने लगता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनामल मृदु यानी ये जो इनामल होता है या विखनिजीकृत हो जाता है, मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है, यानी कि ये वीक हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। तो जो जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पे चिपक कर क्या बना देते हैं? दंत प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अल्प को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अल्प पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। तो इस वजह से प्लाक ना जमे इसलिए हमें ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्लाक जम जाता है तो उससे क्या होता है, लार अल्म को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता और ये एसिड जो है हमारे चिपक जाता है वो बैक्टीरिया द्वारा जो बनाया गया होता है उससे हमारे हानि हो सकती है दांतों को, है ना। अब हम एक और आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि एसिडिटी क्या होती है? अम्लता। आपने सुना होगा कि किसी को लग रहा होगा अरे मेरे पेट में एसिडिटी हो रही है। ऐसा क्यों हो जाता है किसी के? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने जाना है होता है, लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अत्यधिक निकलने के कारण एसिडिटी हो जाती है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाती है इसकी मात्रा तो इस वजह से फिर एसिडिटी हो जाती है। ये अतिरिक्त अन्न प्रणाली में चला जाता है जिससे हृदय में जलन होने लगती है और इसका हृदय से कोई लेना देना नहीं होता। इससे ऐसे दिल में भी ऐसे लगने लगता है, जलन होने लगती है, लेकिन इससे दिल का कोई लेना देना होता नहीं है। दरअसल ये होता है कि ये अतिरिक्त अन्न प्रणाली में भी चला जाता है, ये दूसरी जगहों पे भी चला जाता है। तो जो एसिडिटी के लिए खराब खान पान और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जिम्मेदार होती है। इसलिए हमें समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए और हमें ऐसी कोई चीजें नहीं खानी चाहिए जो कि अच्छा नहीं हो हमारे खाने के लिए, जैसे कि जंक फूड या कोई भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी ऐसा जिससे एसिडिटी की चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे और अगर हम सही टाइम पे सोएंगे, उठेंगे, सारे काम सही टाइम पे करेंगे, सही समय पे खाना खाएंगे, सुबह सही समय पे नाश्ता करेंगे और रात को सोने के कई घंटे पहले खाना खा के सोएंगे। ये नहीं कि सोने के कुछ मिनट पहले खाना खा के सोना शुरू कर दिया। अगर हम ये पूरा नियंत्रित करेंगे हमारे लाइफस्टाइल को तो हमें एसिडिटी नहीं होगी।
इसलिए अच्छा खाना खाना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए। अब हम पाचन के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। तो क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टालसिस आपको उल्टा खाना खाने की अनुमति दे सकता है। वैसे तो हम सीधे बैठ के ही खाना खाते हैं, ये तो मुंह में वापस खाना आ सकता है और अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा उसका, लेकिन क्रमाकुंचन एक पेरिस्टालसिस जो होता है वो एक ऐसा मूवमेंट होती है, ऐसी गति होती है जो अपने आप होता है, इनवॉलेंटरी होता है, हम नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने आप खाना जो होता है उसको नीचे धकेल रहा होता है, उससे अपने आप अंदर वो जा रहा होता है और हमें उसको कुछ नहीं करना पड़ता। हमें अगर हम उल्टे भी बैठे तो भी वो अंदर चले जाता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है और हमें सीधे बैठ के ही खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ खाना आपने खाया वो अपने आप ही अंदर जा रहा हो, तो ये क्रमाकुंचन होता है। लेकिन आप सीधे बैठ के खाना ऐसे ट्राई मत लगना कि उल्टे बैठ के खाना शुरू कर दें, ठीक है। अब दूसरा रोचक बात क्या है कि जो जेजुनम होते हैं यानी लैटिन उपवास, ये छोटी आंत का एक हिस्सा होता है और इसका नाम ये क्यों है, क्योंकि ये ग्रहणी यानी ड्यूडेनम और इलियम की तुलना में इसकी अत्यधिक क्रमाकुंचन गतिविधि के कारण मृत्यु के बाद भोजन से रहित पाया जाता है, यानी मृत्यु के बाद भोजन इसमें नहीं पाया जाता है जेजुनम में। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा क्रमाकुंचन गतिविधि होती है। क्रमाकुंचन के बारे में हमने जाना था ना, पेरिस्टालसिस, अपने आप ही खाने को आगे बढ़ाता है, तो ये इतनी ज्यादा होती है इसमें कि मृत्यु के बाद भी ये अंदर मतलब उधर से अपने आप से निकाल देता है खाना और वहां भोजन नहीं पाया जाता। तीसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपकी क्षुद्रांत की सतह एक टेनिस कोर्ट के आकार का है। इतना बड़ा होता है आपका क्षुद्रांत, इतना लंबा कि एक टेनिस कोर्ट के आकार का पूरा भर जाएगा, इतना उसका सतह की क्षेत्र होती है। तो चौथा ये है कि समुद्री घोड़े जैसे कई जीवों में पेट नहीं होते हैं, जबकि गायों जैसे जानवरों में पेट जो होते हैं वो 4 कक्षीय होते हैं, इतने बड़े, इतने लंबे। हम अपने पेट से प्रतिदिन 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करते हैं। ये भी कितना एक रोचक तथ्य है ना, कि प्रतिदिन 2 लीटर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। चलिए, तो ये हमने रोचक तथ्य भी पढ़ लिए और हमने पूरे मानव पाचन तंत्र के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं और आप इसका उत्तर दे दिए जल्दी जल्दी। पहला प्रश्न ये है कि स्वयंपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर होता है। चलिए आप इसको उत्तर दीजिए। इसका सरल सा उत्तर तो यही है कि जो स्वयंपोषी जीव होते हैं यानी ऑटोट्रोफिक होते हैं, वे खुद ही अपना खाना बनाते हैं। और विषमपोषी जीव क्या होते हैं, विषमपोषी पोषण किस प्रकार से होता है, वो जो स्वयंपोषी पोषण होता है, स्वयंपोषी जीव होते हैं उनसे पोषण लेना ही विषमपोषी पोषण होता है। स्वयंपोषी पोषण जैसे कौन कौन करते हैं स्वयंपोषी पोषण, हरे भरे पेड़ और कुछ ऐसे जीवाणु। और विषमपोषी पोषण कौन करते हैं, जैसे कि जानवर, इंसान, या जैसे पैरासाइट्स जैसे अमरबेल, ये एक पेड़ पे चिपक जाते हैं, या इंसान पेड़ से निकले हुए तत्वों को खाते हैं, उनको खाते हैं तो हम विषमपोषी हुए हम भी। ऐसे बहुत सारे जानवर और भी होते हैं, तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो दूसरा प्रश्न आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। अब पहले तो ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री होती कौन सी है। एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या होता है, पानी, और तीसरा प्रकाश यानी सनलाइट। अब ये तीनों कैसे आती है, कहाँ से आती है, ये भी आप बताइए। तो ये पर्यावरण से ही आती है। तो जो स्टोमेटा है, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था ना, स्टोमेटा क्या होते हैं, रंध्र, है ना, तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। पानी कहाँ से आता है, पानी जड़ों से अंदर, मिट्टी में से जड़ों से अंदर लेके जाते हैं पानी को। और प्रकाश क्लोरोफिल जो होता है, तो क्लोरोफिल प्रकाश को अंदर लेता है। तो ये हमारी जो कच्ची सामग्री होती है पौधे इधर से प्राप्त करते हैं।
अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं क्या है। हमारे आमाशय में अन्न की भूमिका क्या होती है? एक तो वो एक एसिडिक ऐसा माध्यम बनाता है जिससे एक ऐसा एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेप्सिन। और वो क्या करता है, वो प्रोटीन को उसके टुकड़े टुकड़े करने में, उसको पाचन उसका करने में मदद करता है पेप्सिन, है ना। तो ये वो एक ऐसा एसिडिक माध्यम बनाता है। उसके अलावा क्या इसका काम होता है? उसके अलावा इसका ये काम होता है कि कोई भी इंफेक्शन हो वो ना हो, तो उसके लिए ये पूरा मदद करता है, हमारे पेट को सुरक्षित रखता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमें कौन बचाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे जो पेट की म्यूकस होती है वो हमें बचाती है, ताकि हमारे पेट को कोई क्षति ना पहुंचे इस एसिड के कारण। अब चौथा प्रश्न क्या है? पाचक एंजाइमों का क्या काम होता है? पाचक एंजाइम जो होते हैं वो इन रॉ मटेरियल्स को, जो भी हम लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, इन सब को तोड़ने में मदद करते हैं, ताकि इनकी छोटी छोटी ये ऐसे उसमें जैसे अमीनो एसिड और इन सब में बन जाए, जो कि हमारा उनका पाचन हो जाए। तो एंजाइम जो होते हैं वो ऐसे बायो कैटलिस्ट होते हैं, वो इन पदार्थों को तोड़ते हैं, उन पदार्थों को छोटा बनाते हैं और उसको पाचन हो जाए उनका, वो उसके लायक बनाते हैं उसे। अब चौथा प्रश्न तो ये हो गया। अब पांचवा कौन सा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को किस प्रकार से अभिकल्पित किया गया है? कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें दो ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वालिटीज हैं जिस वजह से हमारा भोजन पचता है। पहली चीज तो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इतनी लंबी होती है कि इतनी लंबी होके भी वो इतनी सी जगह पे आ जाती है। बहुत उसमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, मतलब ऐसे 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 बहुत सारे, मतलब ऐसे तो नहीं दिखती है वो खैर, पर वो बहुत लंबी होती है और छोटी सी जगह पे लेकिन वो आ जाती है। तो उसमें इस लंबे होने का क्या कारण है? ताकि भोजन को पाचन में और अच्छा अधिक समय मिले और आराम से उसका पाचन हो सके। दूसरी चीज, उसके अंदर वाइली नाम की कुछ चीजें होती हैं जो कि उंगली जैसी दिखती हैं, और ये क्या करती हैं, ये और ज्यादा उसको सरफेस देती हैं और उसमें ऐसे सरफेस लेवल दे रही होती हैं जिससे कि उसका डाइजेशन और अच्छे से हो सके। तो जो ये दीर्घद्रुम होते हैं ये क्या करते हैं, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल ये बढ़ा देते हैं। तो ये दो इस प्रकार से अभिकल्पित हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ गया है, जिससे हमारा भोजन अच्छे से पचे। वो लंबा भी होता है और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी वाइली होते हैं जो कि उसमें और सरफेस देते हैं ताकि उसका अच्छे से डाइजेशन हो, पाचन। अब हम इसके बाद एक दूसरे लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है श्वसन। लेकिन अब हम ये अगले वीडियो में करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही और आपसे जल्द मुलाकात होगी। बाय।